नमस्कार, मैं हूं गोविंद पंतराजू और आप देख रहे हैं द फ्री प्रेस का कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात में आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में अभी हाल में संपन्न हुए पंचायती चुनावों के नतीजों की। ये नतीजे किस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं? क्या इन नतीजों को उत्तर प्रदेश में जो अगला विधानसभा चुनाव है उसके पूर्व संकेतक के तौर पर देखा जा सकता है? क्या इन नतीजों के आधार पर राजनीतिक पार्टियों के प्रभाव की, उनकी जनता में उनकी पैठ की, उसका आकलन किया जा सकता है? या फिर ये जो पंचायती चुनाव हैं ये सिर्फ जाति आधार पर और जो स्थानीय तौर पर जो अपने अपने व्यक्तित्व हैं, जो उम्मीदवार खड़े हैं उनके व्यक्तित्व पर केंद्रित चुनाव है? इस पर हम आज चर्चा करेंगे आपकी बात। मेरे साथ इस बातचीत में शामिल हैं वरिष्ठ पत्रकार अतुल चंद्रा और वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान। आप दोनों का स्वागत करता हूं मैं। बात की शुरुआत मैं शरद जी आपसे करना चाहता हूं। ये जिस तरह से चुनाव उत्तर प्रदेश में ये चुनाव हुए हैं और एक तरह से उत्तर प्रदेश की लगभग आधी जो आबादी है उसके ये चुनाव हैं, यानी अगर मतदाताओं की संख्या की बात करें तो 12 करोड़ 44 लाख मतदाता इन चुनाव में उन्होंने हिस्सेदारी की थी और ये उत्तर प्रदेश के मतदाताओं की कुल संख्या के आधे से ज़्यादा है। आबादी का भी लगभग आधा आधे के आसपास होगा, लेकिन मतदाताओं की कुल संख्या से ये निश्चित तौर पर ज़्यादा है। तो इतनी बड़ी तादाद में जो वोट पड़े हैं और वोटों का प्रतिशत भी काफ़ी अधिक रहा है इन चुनाव में, तो अगर हम ये माने कि करीब 10 करोड़ के आसपास मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया होगा, 10 से ज़्यादा ही होगा, संभावना तो इस बात की है। तो क्या ये जो चुनावों से जिस तरह के नतीजे आए हैं, नतीजों में ये दिख रहा है कि बीजेपी के लिए बहुत आसान ये चुनावों के नतीजे नहीं रहे हैं, जितना ये माना जाता था कि इन चुनावों में प्रायः सत्तारूढ़ दल की उसको बड़ी बढ़त मिलती है, लेकिन इन नतीजों से इस तरह के संकेत नहीं मिल रहे हैं। आपको क्या लगता है इस चुनाव के जो नतीजे हैं इनको हम किस रूप में देख सकते हैं? देखिए गोविंद, वैसे तो जो है बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि जिस तरह आपने बताई कि अगर 10 करोड़ लोग अपना मतदान करके ये एक्सप्रेस कर रहे हैं कि वो किस तरफ रुझान है, तो एक तरीके से वैसे देखा जाए तो लगता है कि बहुत भाजपा के खिलाफ रोष है, एंगर वो है, दुख है, डिसअपॉइंटमेंट है। लेकिन ये चीजें, क्योंकि ये बहुत लोकल फैक्टर्स में बहुत डिपेंड करता है ये चुनाव, और खाली लोकल फैक्टर्स नहीं, लोकल कैंडिडेट पे भी बहुत डिपेंड करता है। जैसा आपने स्वयं कहा कि जातीय आधार पे काफी जाति का बड़ा असर पड़ता है, लोगों के किस तरफ वो झुक रहे हैं, किसकी तरफ जा रहे हैं, वो उसका बहुत असर पड़ता है। लोकल आदमी का कितना रुतबा है, इस पे भी बड़ा असर पड़ता है। ये सारे फैक्टर्स लिए जाए तो, लेकिन घूम फिर के फिर भी स्थिति ऐसी नहीं बनी है जैसा कि आम धारणा थी। भाजपा को तो खैर बहुत ही उम्मीदें थी, लेकिन जो भाजपा के भक्त नहीं भी हैं उनको भी लगता था कि इस चुनाव में भाजपा की एक बार फिर से जो है जय जयकार होगी, और जिस तरह पिछले दोनों लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जो रहा है, तो लगता था कि इसमें भी वही होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जो कि काफी अचंभा जिसने क्रिएट किया है। और केवल जैसा मैंने कहा, केवल भाजपा के अंदर अंदरूनी उसमें नहीं, बाहर भी लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ है देख करके। समाजवादी पार्टी, जिसको कि ये समझा जा रहा था कि बिल्कुल डेड हो चुकी है, क्योंकि उसका नेता अखिलेश यादव जो है वो घर से निकलता नहीं है और किसी भी आंदोलन में शामिल नहीं होता। बड़े तमाम ऐसे इश्यूज हैं जिनमें वो सिवाय ट्वीट करने के उससे ज़्यादा उनका राजनीतिक रोल नहीं रह गया। वो पार्टी
अच्छी परफॉर्मेंस दे दे और तमाम जगह बीजेपी को पीछे छोड़ दे, इससे बड़ा ताज्जुब होता है। मायावती का समझ में आता है, मायावती का कोई बड़ी ग्रेट परफॉर्मेंस नहीं है पार्टी की, उम्मीद भी नहीं कर रहे थे लोग, और जैसा कि सबको जग जाहिर है कि वो बीजेपी से पूरी तरीके से उन्होंने अपने हथियार धर दिए बीजेपी के सामने। उसके बावजूद भी उनकी पार्टी ने ठीक ठाक कर लिया, जबकि उनकी भी कोई किसी तरीके का रोल नहीं रहा है इस पूरे चुनाव में, उनका स्वयं। और बस कांग्रेस की तो खैर अब गिनती ही नहीं होती है पार्टियों में, तो उसके बारे में सोच, लेकिन बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि प्रधानमंत्री की कंस्टिट्यूएंसी बनारस में बीजेपी की परफॉर्मेंस बड़ी पुअर रही है। अयोध्या जहां पे कि बीजेपी का वादा मंदिर बनाने का वो संकल्प वो पूरा होने जा रहा है, वहां पे भी भाजपा की सीटें बहुत कम आई हैं। 40 में से 24 सीट समाजवादी पार्टी ले गई। तो इन चीजों से ये दर्शाता है कि लोगों को गुस्सा है, गुस्सा ही दिख सकता है, क्योंकि जिस तरीके आ, से कोविड में सरकार का जो है जो मिसमैनेजमेंट रहा, जिसकी वजह से लोगों की जानें गई, लोग तड़प तड़प के मरे हैं ऑक्सीजन की कमी के लिए, ये इन सब चीजों का तो डेफिनेट असर है। लेकिन गोविंद, आप एक चीज और देखिए, इसमें एक चीज और है जो कि आगे चल करके विधानसभा चुनाव में जिसका असर पड़ सकता है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, आमतौर पे ये गुस्सा, ये जो जो भाजपा के खिलाफ जो रोष है, वो आमतौर पे अगले 8-10 महीने 12 महीने चलने की उम्मीद नहीं रहती, तो चुनाव होंगे विधानसभा के। लेकिन एक फैक्टर है, जो किसानों के जो नए कानून, जो फार्म लॉज बनाए थे, जिसके खिलाफ इतना बड़ा मूवमेंट हुआ, जिसको कि सरकार, केंद्र सरकार ने पूरी कोशिश करी कि उसको ब्रांड कर दें कि वो केवल सिखों का वो मूवमेंट है, खालिस्तानी कह दिया, क्या क्या नहीं कहा। लेकिन इस चुनाव से मुझे लगता है कि उसका भी असर है, चाहे पश्चिम आ, उत्तर प्रदेश। तो ये अब चीजें आपको लगता है कि ये बात में कुछ दम है? नहीं, देखिए, जहाँ तक जो किसान आंदोलन का सवाल है, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो वो उतना प्रभावशाली था नहीं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिल्कुल साफ दिखता है जिस तरह से आरएलडी को इन चुनावों ने एक तरह से संजीवनी दी है। वो सबसे बड़े दल के तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में उभर के सामने आई है। तो ये कहीं न कहीं दिखता है कि कम से कम इन चुनाव में तो जो किसान असंतोष है, वो उसने अपना असर दिखाया है। और वो असर आगे कब कितना रहता है, क्या आगे की परिस्थितियां होती हैं, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन अतुल जी, मैं आपसे जैसा शरद जी ने बात की अयोध्या की, काशी की, इसी के साथ अगर मथुरा को भी जोड़े, इन तीनों हाँ, स्थानों में जो बीजेपी के एक तरह से जो हिंदुत्व का एजेंडा है, उसका एक तरह से कोर एरिया था, जो ये तीनों स्थान हैं। और बीजेपी की राजनीति के लिए भी इन तीनों स्थानों का एक बहुत खास तरह का महत्व रहा है। और बीजेपी ने आने के बाद सत्ता में, उत्तर प्रदेश की सत्ता में आने के बाद से लगातार कोशिश भी की है। एक तो प्रधानमंत्री का ही निर्वाचन क्षेत्र है, और अगर अयोध्या की बात करें तो वो भी योगी आदित्यनाथ ने जितनी सक्रियता वहां दिखाई है, तो एक तरह से ये उनका कोर एरिया कहा जा सकता है, उनका गृह क्षेत्र कहा जा सकता है, गोरखपुर से लगा हुआ है। और मथुरा जो है वो उत्तर प्रदेश के कई दो मंत्रियों का वो इलाका है, बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण इलाका रहा है। इन तीनों जगहों पर जिस तरह के चुनाव के, पंचायती चुनाव के नतीजे आए हैं, आपको क्या लगता है अतुल जी, ये क्या संकेत देते हैं? देखिए, अगर हम मौजूदा परिणामों के आधार पर कोई भी आकलन करेंगे तो ये यही बताते हैं हमको कि बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड जैसे बंगाल में नहीं चला, उसी तरह से यहाँ पर भी नहीं चला है पंचायत चुनावों में कम से कम। अब पंचायत चुनाव में जैसे शरद जी ने कहा कि जात, रुतबा और क्षेत्रीय और पूरी तरह से लोकल इश्यूज जो हैं
वो बहुत ज़्यादा डिसाइड करते हैं कि गांव वाले किसको चुनेंगे किसको नहीं चुनेंगे। लेकिन एक बात जो जरूरी है वो ये है कि पंचायत चुनाव के लिए आरएसएस और बीजेपी ने वैसी ही तैयारी करी थी जैसे विधानसभा चुनाव के लिए या लोकसभा चुनाव के लिए वो करते हैं। पहली बार ये चुनाव शायद पार्टी लाइंस पर हुए, तो इसलिए ये और ज्यादा स्पष्ट प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था बीजेपी के लिए कि उसको पूरी तरह से इसे जीतना है। अब बात ये आती है कि हम ये अभी मान तो लें कि बीजेपी की नीतियों का, बीजेपी के नेताओं का, फार्म लॉज और कोविड मिसमैनेजमेंट से संबंधित नाराजगी का नतीजा है जो हमको देखने को मिला है। लेकिन क्या होता है कि अक्सर पंचायत चुनावों को पार्टियां बहुत गंभीरता से नहीं लेती और जैसे जैसे विधानसभा या लोकसभा चुनाव नजदीक आते हैं रणनीति बदल जाती है। अब अभी तो चलिए कुछ भी नहीं है, एक झटका लगा है, कोई दो राय नहीं, कहने को हो गया है कि योगी जी पंचायत चुनाव नहीं जिता पाए भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन हम लोग को ये दिमाग में रखना होगा कि मथुरा मंदिर और मस्जिद इशू और काशी विश्वनाथ, ये दोनों अभी अलाइव हैं, जिनको लेकर के लोग काम पर हैं। उन्होंने मुकदमा दायर कर रखा। कोर्ट ने तो काशी विश्वनाथ में एएसआई से खुदाई करने को भी कह दिया है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका अलग पड़ी हुई है कि 1991 का एक्ट उसको क्वाश किया जाए। तो ये सारे मुद्दे जो हैं वो आप देखेंगे कि विधानसभा चुनाव आते आते डाइवर्जन के लिए लोगों को फिर हिंदुत्व के झंडे के नीचे इकट्ठा करने के लिए इनको फिर से रिवाइव किया जाएगा। अब वो कितना सक्सेसफुल होगा, अगर वो बंगाल में नहीं चला, लेकिन बंगाल की जनता बिल्कुल दूसरी तरह की है, बंगाल का कल्चर दूसरा है। वो यहाँ की तरह वहाँ आरएसएस की पहुंच अभी पकड़ उतनी नहीं हुई है जैसी यहाँ है। तो अगर हम ये देखें तो इसका असर तो पड़ेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। किसानों का आंदोलन अभी चल रहा है, अखबारों की सुर्खियों में नहीं है वो भले, लेकिन वो चल रहा है। और उन्होंने अभी एक बयान दिया था कि सब कुछ हुआ लेकिन हमारे आंदोलन में कोविड नहीं पहुंचा है, इसलिए हम पूरा इंतजाम रखे हुए हैं और हम किसी भी ऑक्सीजन टैंकर को या किसी और भी बीमार के आने जाने में किसी तरह की अड़चन नहीं पैदा कर रहे हैं। तो किसान आंदोलन तो निश्चित ही इनको नुकसान पहुंचाएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और वो जो पंचायत इलेक्शंस के परिणाम है वो उसमें एक तरह से आप जोड़ सकते हैं। जो बुंदेलखंड और कानपुर वाली बेल्ट है उसमें अखिलेश यादव का परफॉर्मेंस अगर अच्छा है तो इसका मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी बेहतर करेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश का अभी हम उतने कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते, हालांकि हम ये जानते हैं कि अयोध्या में अक्सर ही सीपीएम या सीपीआई का ज्यादा जोर रहा है वहां पर, और समाजवादी पार्टी भी तो वहां पर तो डिवाइडेड रहता है। लेकिन इस बार अयोध्या ने बीजेपी को पूरी तरह से एक तरह से नकार दिया है। बनारस में भी आप देखिए तो क्या होता है कि वैसे आपको हो सकता है अभी तो नहीं, लेकिन पहले आपको एमएलएज मिल जाते थे विपक्षी दलों। अब ये जो पंचायत के परिणाम हैं इससे शायद वहां पर
कुछ फर्क पड़े। एक और जो बड़ी चीज है, विधानसभा चुनाव में मोदी जी अब क्या वादा करेंगे? अर्थव्यवस्था अभी तो टूटी हुई है। ये बात और है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो चेंजेस हुए हैं चीन को लेकर के, उसकी वजह से हिंदुस्तान को बाय डिफॉल्ट एक जगह मिल गई है अच्छी। अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, इन सब ने मिल करके हिंदुस्तान का रोल जो है अब अहम हो गया है। अदरवाइज हिंदुस्तान के पास, मतलब प्रधानमंत्री के पास जनता को आश्वासन देने के लिए अब बहुत ज्यादा नहीं बचा है। और योगी जी के पास तो कुछ भी नहीं है। योगी जी के पास तो कुछ भी नहीं है। कहते हैं राजनीति में मुद्दों की कमी नहीं होती है, और हमारे देश की जनमानस जैसा है उसके लिए नए आश्वासन, नई वादे, नई तरह की एक तरह से लॉलीपॉप नेताओं के पास हमेशा रहते हैं, और जो बड़े नेता हैं, बड़ी पार्टियां हैं, उनके नेताओं के पास तो वो वैसे भी ज़्यादा रहते हैं। लेकिन अब शरद जी, ये जो पंचायत के चुनाव के नतीजे आए हैं, ये नतीजे मोटे तौर पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी लगभग 10-20 सीटों के अंतर से बराबरी पर हैं। बसपा नंबर 2 पे है, और वैसे देखा जाए तो निर्दलीय नंबर 1 पे है। सबसे ज्यादा संख्या निर्दलियों की है। बहुत सारे छोटे राजनीतिक दल भी अपनी जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में कामयाब हुए हैं, और जिनमें राष्ट्रीय लोकदल भी है, और सुसभा जो है वो भी है। इस तरह की छोटी पार्टियां भी हैं। अब एक स्टेज तो पूरी हो गई, नतीजे आ गए। अब जो अगली स्टेज है, यानी कि जो इन चुनाव का सबसे बड़ा आउटकम होना है, वो जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव। और उसके लिए जो मतदाता हैं वो एक तरह से चुन लिए गए हैं। और हमने पिछले चुनाव में हमेशा ये देखा कि जब जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होते हैं तो बहुत बड़े पैमाने पर खरीद फरोख्त होती है। हालांकि इस बार जो सामान्य पंचायत के चुनाव हुए हैं उसमें कोरोना की वजह से, और जो प्रतिबंध थे कोरोना की वजह से, उस वजह से बहुत तरह से जो उम्मीदवार चीज़ों को बांटते थे, पैसा, शराब और इस तरह की चीज़ें जो बांटते थे, उस पर काफ़ी अंकुश लगा, रोक लगी। उसके बावजूद कई लोग शराब की वजह से मरे, कई लोग जहरीले लड्डू और इस तरह की चीज़ों से भी मरे हैं। लेकिन फिर भी उस चुनाव में धन बल का इस्तेमाल शायद इतना ज़्यादा नहीं हुआ जितना इससे पहले इन चुनाव में होता था। लेकिन अब जो असली प्रतिष्ठा का पद है जिला पंचायत अध्यक्ष का, उसके लिए जो चुनाव होने हैं उसमें निश्चित तौर पर धन का इस्तेमाल होगा, राजनीतिक प्रलोभनों का इस्तेमाल होगा, और इसमें निर्दलीय की जो संख्या है वो बहुत सारे जिलों में वो निर्णायक होगी। तो आपको क्या लगता है कि क्या अब बीजेपी की रणनीति खरीद फरोख्त की ओर जाएगी, या बीजेपी एक आदर भाव से मतदाता के जो उसने जो अपने मत का जिस तरह से इस्तेमाल किया उसका सम्मान करते हुए इसको निरपेक्ष भाव से होने देगी? नहीं, देखिए गोविंद, ये आगे की राह जो है, ये तो मान के चलिए कि आसान नहीं है बीजेपी के लिए। कितना भी देखिए, समय ठीक है, कई कई महीने बाकी है विधानसभा चुनाव के लिए, लेकिन ये तय है कि जो जिस तरीके से कोरोना के दौर में लोग घुट घुट के मरे हैं, इलाज के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में, दवाई के अभाव में, जिसके घर में कोई सदस्य मरा है, और देख लीजिए आप आज की जो स्थिति है और अब जिस तरह भयावह होती जा रही है गांव गांव में, उसमें वो शख्स जिसके घर से कोई उसका सदस्य मरता है इन कारणों से, वो 10 महीने में भूलेगा नहीं कि ये क्यों हुआ। क्योंकि ये एक आम धारणा भी बन चुकी है, और सही भी है धारणा, कि सरकार के फेलियर की वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई है। इतनी सरकार प्रिपेयर्ड नहीं थी कि कोविड-2 में जो है क्या क्या होगा, इतनी जरूरत होगी, जरूरत जितनी होनी भी, जितनी मिनिमम प्रिपरेशन थी वो भी नहीं करी गई थी, सोचा ही नहीं गया था। ये चीज आसानी से आदमी भुलाने वाला नहीं है, क्योंकि आप सोचिए ना, उसके दिल का दर्द है।
ये जरूर है, बात दीगर है आपकी कि आगे जो जिला पंचायत अध्यक्ष के जो चुनाव होंगे उसमें खरीद फरोख्त होती रही है और आगे भी, और चूंकि इंडिपेंडेंस ज्यादा है, देखिए वैसे भी पार्टी से भी लोगों को ज्यादा लगाव नहीं होता है जब पैसा सामने आ जाता है, और पैसे के लिए जब बड़े बड़े नेता बिकते हैं तो एक मामूली पंचायत सदस्य से क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो मोरालिटी देखेगा। तो ये फैक्टर आज की डेट में, जब ये जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होगा, ये लोग करेंगे जो आप अभी इलेक्ट हुए, तो पैसे के बल पे बीजेपी करा लेगी। देखिए बीजेपी जो भी सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसके पास पैसे का अभाव नहीं होता, ऑक्सीजन का अभाव हो जाए लेकिन पैसा क्योंकि नाजायज बहुत मौजूद रहता है, तो हर पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में होती है उसके पास इफरात में पैसा होता है और बिकने वालों की कोई कमी नहीं होती। तो ये मान के चलिए, लेकिन जब आगे चल के वक्त आएगा, आज की डेट में मैं मानता हूं कि वो पैसे के बल पे बीजेपी ले जाए, लेकिन फिर जब क्या आएगा विधानसभा चुनाव जब आता है, तो एक तो ये कि जिसके घर में कोई खत्म हुआ है इन कारणों से, कोविड के मिसमैनेजमेंट से, वो नहीं माफ करेगा। और दूसरा एक चीज और भी है, ये जो फार्म लॉस, चाहे आप वेस्टर्न यूपी की बात करिए गोविंद, लेकिन किसानों का इससे मुझे लगता है कि पूरे पूर्वांचल में भी, पूर्वांचल में क्योंकि छोटा किसान है, उसके पास वो पावर जिस तरीके की जो होती है नंबर्स की, वो नहीं है और कमजोर है वो, इसलिए मुमकिन है कि उसने आवाज उस तरीके से नहीं उठाई, वो सड़क पे आंदोलन करने नहीं आ पाया, तमाम फैक्टर्स थे। लेकिन इसमें वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि उसका जो अंदर से भाजपा के खिलाफ जो एक जहनियत बढ़ जाती है ना कि साहब इन्होंने किसानों का हित के खिलाफ कुछ किया है, वो मुझे लगता है उसका असर है और ये बना रह सकता है अगले चुनाव तक, या आसानी से जाएगा नहीं। ये दोनों फैक्टर्स प्ले करेंगे। हाँ, यानी कि इस जो पंचायती चुनाव में जो जिस तरह का आक्रोश है वो अगर बना रह सकता है जैसा आप कह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो उत्तर प्रदेश में जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके लिए एक आसानी पैदा करेगा, उनके लिए एक अच्छा संकेत इसको माना। और एक छोटी सी बात मैं गोविंद और कहना चाहूंगा कि इसमें जो है कितना भी भाजपा कोशिश कर ले कि कम्युनल डिवाइड का, धर्म की राजनीति करने का, घूम फिर के जातीय आधार राजनीति जो है वो इसमें ज्यादा हावी होगी एज कंपेयर टू धर्म की राजनीति। लेकिन जो जिस तरह की परिस्थितियां इन चुनावों से दिखाई दे रही हैं, ऐसे में समाजवादी पार्टी की बहुत एक बड़ी ताकत के तौर पर समाजवादी पार्टी सामने आई है, जैसे कि सामान्यतः लोगों को उम्मीद नहीं थी। हालांकि इसके लिए मैं अतुल जी की बात से और आपकी बात से सहमत हूं कि अखिलेश यादव का उस तरह का योगदान नहीं है। जो मुलायम सिंह ने पार्टी को जिस तरह से रखा था, जिस तरह से बनाया था, शायद उसकी अभी जमीन में जड़ें बाकी हैं और शायद उसी का ये इस तरह का नतीजा हुआ है। पंचायती चुनाव में तो जिस तरह से पंचायत के जो चुनाव हैं उनको देश में जो पंचायत के स्तर पर यानी कि गाँव के स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना का पहला कदम या पहली सीढ़ी के तौर पर माना जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो पहली सीढ़ी ही बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्ट है। वहाँ पर लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ती हैं और धनतंत्र और जाति तंत्र और बल तंत्र ये तमाम वहाँ काम करते हैं। लेकिन अगर इन चुनावों के नतीजों को हम थोड़ा दूसरी तरह से देखें तो समाजवादी पार्टी इन चुनावों में एक काफ़ी मजबूत पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आई है। समाजवादी पार्टी ने अपने को न सिर्फ, हालांकि अखिलेश यादव ने पिछले 4-4.5 साल में अपने को एक निष्क्रिय विपक्ष के नेता के तौर पर जनता के बीच रखा है। अपनी पार्टी के लोगों के बीच में भी वो बहुत सक्रिय नहीं है। उनके विधायकों की शिकायत रहती है कि उनसे मिलने तक का उनको मौका नहीं मिलता और एक तरह से वो बंद कमरे की राजनीति पर ज़्यादा यकीन करते हैं और सोशल मीडिया की राजनीति पर ज़्यादा यकीन करते दिखते हैं। लेकिन फिर भी जिस तरह से चुनाव के नतीजे आए हैं इन पंचायती चुनाव में, उसमें समाजवादी पार्टी बीजेपी को सबसे बड़ी टक्कर देती हुई
पार्टी दिखाई दी है, पार्टी की बात करें। और बहुत उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में उसने अपना असर दिखाया है। ज़्यादा सीटें बीजेपी से, कई जगह तो 3 गुनी सीटें उसने ज़्यादा बीजेपी से जीती है, 4 गुनी सीटें तक जीती हैं। तो क्या माना जाए कि क्या ये चुनाव अखिलेश यादव को अब एक नई तरह की राजनीति करने के लिए प्रेरित करेंगे? क्या ये माना जाए, क्या इन चुनावों से अखिलेश यादव में किसी तरह का उनकी राजनीति में, उनकी शैली में किसी तरह का ज़मीनी बदलाव आएगा, या जिस तरह से वो अभी 4 साढ़े 4 साल तक सिर्फ लहरें गिनते हुए दिखाई दिए हैं और इस उम्मीद में राजनीति करते हुए दिखाई दिए हैं कि उत्तर प्रदेश में हर 5 साल बाद बदलाव का हाल के वर्षों में सिलसिला चल रहा है, और इसलिए अगली बार सबसे बड़ा विपक्षी दल होने के नाते मौका उनके हाथ आया है, वो इसी भरोसे बैठकर अपनी राजनीति करेंगे। शरद जी, आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल, आपने, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव के लिए ये मौका है। उनको ये अगर सोच के चले कि ये संजीवनी मिल रही है उन्हें, और ये अगर एहसास उन्हें हो गया, और मुझे लगता है कि समय आ गया है कि इस तरीके की, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने सक्सेस हासिल करी है इस पूरे चुनाव में, इसका असर होना चाहिए। कितना भी आदमी निष्क्रिय हो गया हो, लेकिन अगर ऐसा एक मौका मिलता है तो समझदार व्यक्ति, समझदार नेता वो गवाएगा नहीं इसे। और ये बहुत बड़ा टेस्ट है अखिलेश यादव की क्षमता पे। अब बहुत बड़ा टेस्ट है अखिलेश यादव के अंदर में जो लीडरशिप की जो बात है वो दिखाने का। ये मौका है जगाने का। अब आज उनके पिताजी किसी भी तरीके से पार्टी में कोई एक्टिव रोल नहीं, किसी तरीके का रोल नहीं प्ले कर पा रहे हैं, तो ये मौका, और अकेले इस वक्त अखिलेश यादव को प्रूव करना है, और इससे अच्छा इन्हें मौका नहीं मिल सकता। और मेरा मानना यह है कि अखिलेश यादव वैसे बहुत डल रहे हैं, कहीं दिखे नहीं हैं एक्टिव ग्राउंड पे, लेकिन सोशल मीडिया पे उसमें लगता है वो काफी समय गुजारते हैं। और अभी एक किसी ने कंपैरिजन ड्रॉ किया था, तो जितने ट्वीट्स करते हैं, कंपैरिजन किया था उनमें और मुख्यमंत्री में, तो जितना उसका पॉजिटिव रिस्पांस अखिलेश यादव को मिल रहा है, वो कहीं ज्यादा है योगी आदित्यनाथ से। उससे लगता है कि उनका जो सोशल मीडिया पे जो एक्टिव हुए हैं, तो उसका असर हो रहा है। और आजकल सोशल मीडिया, जब सोच लीजिए कि योगी आदित्यनाथ जैसे व्यक्ति पूरी टीम जोक रखी है सोशल मीडिया के लिए, बहुत बड़ा तंत्र है सोशल मीडिया का जो सूचना विभाग चलाता है, तो उसका जाहिर है कि असर तो होता ही होगा। और ये अखिलेश यादव अगर इससे जग गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि कोई पार्टी आए और जो है इस तरीके का जो रूलिंग पार्टी है उसको टक्कर दे। चुनौती है अखिलेश यादव के लिए, और इस चुनौती में अखिलेश यादव जो है उभर सकते हैं, बशर्ते वो वाकई में इसको एक ये लेकर के चलें कि हाँ, हमें जो है पार्टी को और पार्टी खड़ा करने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और अभी से अगर जाग गए और जमीन पे भी उतर आए तो वाकई में बीजेपी को सोचना पड़ेगा। क्योंकि जहां तक बसपा का सवाल है, सबको मालूम है कि बसपा, मायावती ने जो हथियार धर दिए है बीजेपी लीडरशिप नरेंद्र मोदी के सामने, चाहे कोई भी वजह हो। लोग कहते हैं ईडी और सीबीआई और जो तमाम दौलत है उसको लेकर के, और शायद यही वजह मानी जाती थी कि अखिलेश यादव भी सहमे हुए हैं। लेकिन अब अगर नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जाग पाएंगे, क्योंकि तीन ही ऑपोजिशन पार्टीज हैं, समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस। कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं रखी जाती, क्योंकि कांग्रेस ने अपने आप को खुद इतना खत्म कर लिया है, परिवार के चक्कर में पार्टी खत्म हो चुकी है। वरना कांग्रेस के लिए भी बड़ा अच्छा मौका था यहाँ पे से फिर से उठने का, लेकिन उधर से कोई उस दिशा में कोई कार्रवाई लगती नहीं है कहीं से, कोई बिल्कुल डेड डॉर्मेंट और नींद में पूरी पड़ी हुई है। तो अखिलेश यादव इस टाइम एक्टिव हो गए,
और तो वाकई में चुनौती दे पाएंगे योगी आदित्यनाथ को और नरेंद्र मोदी को, क्योंकि नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मिलता है। अब ये अखिलेश यादव अगर एक्टिव हो पाए तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में विपक्ष कहीं दिखाई देगा और जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके लिए किसी तरह की चुनौती भी उससे बनती हुई दिखाई देगी। लेकिन जब इस यंग है, देखिए अखिलेश यादव यंग हैं और उनमें पोटेंशियल है। अब उस पोटेंशियल को वो कितना स्वयं इस्तेमाल करते हैं इस पे बहुत डिपेंड करेगा। उनको कुछ अपने जो वो प्रॉब्लम, इस बीच में गोविंद, मैं सॉरी आपको मैंने इंटरप्ट किया, लेकिन मैं इसलिए बहुत जरूरी है उनको इस बात का एहसास होना कि ये चाटुकारों से घिरने के बजाय समझ करके समझदारी से काम लें तो बहुत फर्क पड़ सकता है, क्योंकि उनमें उनको जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ कुर्सी पे बैठाला था और एज मुख्यमंत्री उन्होंने कई विकास के जो काम किए वो बरसों में किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किए, लेकिन फिर भी वो उनकी पार्टी का ये जो दशा बनी हुई वो उसका भी फायदा नहीं उठाए जिसका वो उठा सकते थे और राइटफुली उन्हें मिलना चाहिए था उसका। तो इसलिए पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, कितना इस्तेमाल कर पाते हैं, ये समय बताए। अखिलेश यादव की बात आपने की, लेकिन इन चुनावों ने बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती पैदा की है और यहाँ के बाद बीजेपी को अगर उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन को बरकरार रखना है तो बीजेपी को क्या करने की जरूरत है? मुझे लगता है बीजेपी को भी अपने आप को री इन्वेंट करना पड़ेगा। यहाँ तक यूपी का सवाल है, देखिए यूपी में जो उनको एकदम से बूस्ट मिला वो सारा था धर्म की राजनीति पे, मंदिर के नाम पे, और जिस तरीके से उन्होंने खुल करके ये डिवाइड एंड रूल वाला जो कम्युनल डिवाइड क्रिएट किया उससे उन्हें सक्सेस मिलती गई और उन्होंने सारी अपनी शक्ति उसी में झोंक दी। लेकिन देखिए इस देश की जनता जो है वो कितना भी, वो एक राउंड हो गया, जोश में डाल दिया, बंद कर दिया वोट, लेकिन अंदर से इस देश के जो लोग हैं, भारतीयता जो है वो धर्म के नाम पे नफरत से इंप्रेस नहीं होती। बंगाल में भी यही देखिए दिखा दिया, बंगाल में इन्होंने क्या नहीं किया कम्युनल डिवाइड के लिए। लेकिन अब अगर बीजेपी इससे चेत जाती है कि बंगाल में रिजल्ट हुआ और पंचायत चुनाव जहां सबने सोच ही लिया था कि बीजेपी स्वीप कर जाएगी, वहां पे नहीं कर पाया, तो बीजेपी को मुझे लगता है फिर से वापस जो है और इश्यूज पे आना पड़ेगा और मुद्दे रेज करने पड़ेंगे और केवल मंदिर या धर्म के नाम पे वो नहीं आगे बढ़ पाएंगे। और कुछ एक और चीज मुझे लगता है जरूरी है जो कि दिख रहा है कहीं कहीं कि एक धारणा बन गई है, आम धारणा, कि उत्तर प्रदेश में सवर्ण जाति में भी, सवर्णों में भी राजपूतों का ज्यादा वर्चस्व हो गया है, दूसरे लोग निग्लेक्टेड फील कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो जो मेरा ख्याल अब तो आक्रोश हो गया है वो है ओबीसी में, पिछड़ी जातियों में। उन्हें लगता है, क्योंकि शुरू में भी जब मुख्यमंत्री बनने की बात थी तो केशव मौर्य जो कि उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे भाजपा के, उनका क्लेम ये था कि उन्होंने क्योंकि इतना काम किया है और वो एक ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो उनको मौका मिलेगा मुख्यमंत्री का। वो बड़े स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ जिन्होंने चुनाव भी नहीं लड़ा रहा था, जिनका कोई कैंपेन में कोई बहुत बड़ा रोल नहीं था, उनको लाके बनाया गया क्योंकि पार्टी को लगता था कि हिंदुत्व को बढ़ावा देकर के ही पार्टी आगे बढ़ सकती है। तो ये फैक्टर जो है अब इन्हें सोचना पड़ेगा उन जातियों के लिए जहां नाराजगी भी है, और देखा भी गया है, तमाम एमएलए हैं जो ये बात खुल के भी कहते हैं। केशव मौर्य के समर्थन में बहुत एक उनकी जो ओबीसी कम्युनिटीज के जो एमएलए हैं वो काफी सपोर्ट में रहते हैं। तो ये जो मामला है बीजेपी को सोचना पड़ेगा कि अपनी आगे की राजनीति जो है वो पुराने रास्ते पे ही चलेगी या नए रास्ता लेना पड़ेगा उसे। मुझे लगता है उसके लिए ज़रूरी है कि एक नई
पूरे एक नए तरीके से रीओरिएंट करके अपने आप को मैदान में उतारे। बहुत खेदजनक स्थिति है कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हमें अपने लोकतंत्र में, चुनाव में, पदों के लिए, मुख्यमंत्री के पद के लिए हमें जाति की बात करनी पड़ती है, समुदाय की विशेष की बात करनी पड़ती है। ये बहुत खेदजनक स्थिति है हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारी लोकतंत्र की सेहत के लिए। लेकिन अब जैसे कि पंचायत के चुनाव के नतीजे पूरी तरह से आ गए हैं और अब कई 100 लोगों की जो चुनाव की ड्यूटी में उनकी मौत इस चुनाव के दौरान हुई। बहुत सारे उम्मीदवारों की मौत हुई। गांव-गांव तक इस चुनाव की वजह से कोरोना का प्रसार हुआ। तो अब कम से कम जब ये चुनाव खत्म हो गया है, इतनी बलियां लेने के बाद, इतनी परेशानियां पैदा करने के बाद, तो अब भविष्य की राजनीति बीजेपी भले ही कुछ करे, लेकिन उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार से ये उम्मीद तो उत्तर प्रदेश की जनता करती है कि वो कम से कम अब अपना पूरा ध्यान गवर्नेंस की तरफ लगाए, पूरा ध्यान लोगों की सेहत को ठीक करने की तरफ लगाए और चुनाव की जो बात है उसको भूलकर, चुनाव के नतीजों की कड़वाहट को भूलकर उत्तर प्रदेश की जनता के लिए जिस मकसद से जनता ने उसको चुना है उसके लिए पूरी तरह से काम करे। इसी उम्मीद के साथ हम आपकी बात को आज यहीं समाप्त करते हैं। शरद जी आपका धन्यवाद, अतुल जी आपका धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों से आह्वान करता हूं कि वो हमको लाइक करें, हमको सब्सक्राइब करें और अपने अमूल्य विचारों से हमको बराबर अवगत कराते रहें। आपके सुझाव हमको मिल रहे हैं, हमें और सुझावों की प्रतीक्षा है ताकि हम आपकी बात को ज़्यादा बेहतर तौर से आपके बीच पेश कर सकें। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।